हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 3.2 का 2, 3 और 4 नंबर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम बाकी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो भी संख्या 3 से विभाज्य होती है वो 9 से भी विभाजित हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का चिन्ह लगा दिया। और दूसरे क्वेश्चन में है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि जो संख्या 9 से विभाजित होती है वह 3 से भी विभाजित होती है। जैसे हमने ले लिया 18 जो है वो 9 से भी विभाजित है और 3 से भी। और इसके बाद आप 21 ले लीजिए, या फिर 9 से ऐसी कोई भी संख्या जो कि 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप अगर जो 3 से विभाजित हो रही है अगर वो संख्या लेते हैं और उसे भी आप 9 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 6 3 से तो विभाजित हो रही है पर 9 से विभाजित नहीं हो रही है। तो ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है कि यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। ओके। और तीसरे नंबर में है, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो रही है वो 18 से निश्चित ही विभाजित होगी, क्योंकि 3 और 6 जो है वो 18 का गुणनखंड है। तो 18 के गुणनखंड से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो ये सेंटेंस सही है। चौथे नंबर में है, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है 4 से भी विभाज्य होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो संख्या 8 से विभाज्य होती है वो संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम ले लेंगे 16, 32, इस टाइप का आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो कि 8 से विभाज्य हो रही है वो 4 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। जैसे हमने 16 लिया तो 16 भी 4 से विभाजित हो रही है और 32 भी 4 से विभाजित हो रही है। आप और भी कोई संख्या लेके देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस सही है। और पांचवा सेंटेंस है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 और 10 वो 90 का गुणनखंड है। जब 90 के गुणनखंड से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या 90 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये सेंटेंस सही है। दोस्तों, छठे नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 5 और यहाँ पे ले लिया 10। 5 और 10 को हम जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। 15 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, पर क्या 5 या 10 इन दोनों में से कोई भी 3 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यदि किसी दो संख्याओं का योगफल किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों संख्याओं को भी अलग अलग विभाजित कर देगा। और इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 ले लिया और यहाँ पे 6 9 15 हो गया। 15 जो है वो 5 से विभाजित हो रही है, लेकिन 5 से 6 और 9 तो विभाजित नहीं हो रही है। आप आगे भी इस तरह का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
7वें नंबर में है, दो सह अभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान लगाया है। पे 8वें नंबर का क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होता है। कोई भी क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए, जैसे हमने 3 और 5 ले लिया और उसका योग कर दीजिए 8 आ गया। 8 जो है वो 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। किसी भी आप क्रमागत विषम संख्याओं का योग करेंगे तो वो 4 से ज़रूर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और चलिए अब हम बनाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे है 8, 24 व 32 का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमने जब इसका गुणनखंड ज्ञात किया, अभाज्य गुणनखंड 2 ये आ गया। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे सरल नियम है कि जो भी संख्या दी गई है आप उसका एलसीएम ले लें। जैसे हमने यहाँ पे 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो यहाँ पे आप एलसीएम से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 32 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो इस तरह आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हमने यहाँ पे 2 से पहले विभाजित किया, 4 बार में आया, फिर 2 से, तो इस तरह क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2। जब हम इन तीनों को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये जो है ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर जैसे हम यहाँ पे 24 का में निकालना है अभाज्य गुणनखंड, फिर हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 24 को विभाजित किया 2 से, तो 2 से विभाजित करने पे कितना आएगा इसका, ये जो 12 जो है ये जो भागफल होता है वो हम लिखते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों को एलसीएम अच्छे से पता होगा, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे 24 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का निकालेंगे तो फिर वैसे ही करना है। यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 5 2 आ गया इसमें, तो यही है अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड बताइए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए नंबर का 4 और 32। तो पहले हमें क्या करना है, सार्व गुणनखंड क्या होता है पहले वो मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा समझा देती हूँ। 4 और 32 है, तो हमने यहाँ पे 4 का गुणनखंड निकाला है। 4 का गुणनखंड निकाला तो 4 2 से विभाजित होती है, 1 से और 4 से, इन तीनों से विभाजित होती है। और इसी तरह हमने 32 का भी गुणनखंड निकाला तो 1 2 4 और 16 आया। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में 4 और 32 के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या मिल रही है, मैच कर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक तो इसका सार्व गुणनखंड ये हो जाएगा 2, और फिर दूसरा है 1, ये दोनों भी, और फिर दूसरा सार्व गुणनखंड है 1, क्योंकि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 4 इसमें भी और यहाँ भी है, तो इसके बदले 1 4 लिखेंगे। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो गया 1 2 और 4। और 16 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 16 यहाँ पे अकेले है और यहाँ पे 16 नहीं है, क्योंकि 16 यहाँ पे अकेले है, तो 16 को हम नहीं लिखेंगे। जो जो संख्या मैच करती है सिर्फ उससे ही लिखना है, तो वही हो गया सार्व गुणनखंड। और जैसे यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 1 ही लिखना है। अगर यहाँ पे 3 भी रहती, कोई और संख्या रहती नीचे और फिर यहाँ पे 2 रहता 1 रहता, तो फिर भी हमें 1 ही लिखना था। जैसे हमने इन दोनों के बदले 1 लिखा है और फिर इन दोनों 2 के बदले 1 ही 2 लिखा है, इन दोनों 4 के बदले 1 ही 4 लिखा है, वैसे ही आपको करना है।
और बी नंबर का क्वेश्चन है 8, 32 और 42। फिर इसका गुणनखंड 8 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 4 और 32 का गुणनखंड 1, 2, 4, 16, 42 का गुणनखंड 1, 2, 3, 14। तो इन तीनों में जो जो मैच कर रहा है जो भी संख्या उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 इन तीनों में आ रहा है तो 1 लिख देना है, और 2 भी इन तीनों में आ रहा है तो 2 लिख देना है बस। और यहाँ पे 4 जो है, 4 सिर्फ इन दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, पर तीसरे के गुणनखंड में 4 नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 4 को नहीं लिखेंगे। और 16 भी अकेला है और 14 भी अकेला है, तो इसलिए हम इन दोनों को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे गुणनखंड समझ में आ गया होगा। और सी नंबर का भी इसी तरह से बनाएंगे। सी नंबर में है 14, 56 और 28। 14 का गुणनखंड है 1, 2, 7, 14। 56 का गुणनखंड है 1, 2, 7, 8, 14। और 28 का गुणनखंड है 1, 2, 4, 7, 14। तो हम ये देख लेंगे कि इन तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 इन तीनों में है तो हमने 1 लिख दिया, और 2 भी इन तीनों में है तो हमने 2 लिख दिया, और 7 इन तीनों में है 7 भी लिख दिया, 14 भी तीनों में है तो 14 भी लिख दिया। लेकिन 4 और 8 इन तीनों में नहीं है, इसलिए हम 4 और 8 को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका 14, 56 और 28 का सार गुणनखंड हो गया 1, 2, 7 और 14। दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न का गुणज लिखें। और पहला क्वेश्चन है 8 और 10। गुणज का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो इसमें जो संख्या 8 से विभाजित हो रही है वही हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे 8 के टेबल में आप देख लीजिए, ये सारे अंक जो आते हैं 8, 16, 24, 32, 40 और 48, ये सभी संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो रही है। तो 8 का गुणज, ये सभी जो है 8 का गुणज हो गया। और 10 का गुणज लिखना है तो 10 में भी हमने इसी तरह से किया है। 10 से जो भी संख्या विभाजित हो रही है वो संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, बी नंबर में भी हमने इसी तरह से किया है। 4 और 12 से जो भी संख्या विभाजित हो रही है वो संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया है। और 12 नंबर में भी 12 से जो भी विभाजित हो रही है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सी नंबर में है 3, 5, 8। तो हमने यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली संख्या को लिखा है, और 5 से विभाजित होने वाली संख्या को यहाँ लिखा है, और 8 से विभाजित होने वाली संख्या को यहाँ पे लिखा है। दोस्तों हमने गुणज तो देख लिया 8 नंबर में कि गुणज क्या होता है, पर 9 नंबर में क्या है, सार्वगुणज। निम्न का सार्वगुणज बताएं। और यहाँ पे क्वेश्चन है 4 और 14। सबसे पहले तो ये करना है कि 4 और 14 का गुणज लिख लेना है। तो गुणज तो आप समझ गए होंगे कि गुणज क्या होता है, तो हमने यहाँ पे गुणज लिख लिया है, पहले 4 का और फिर 14 का। तो सार्वगुणज वो होता है जो कि इन दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में यहाँ पे जितनी भी संख्या दी गई है, इसमें 4 वाले में और 14 वाले में, इन दोनों में सिर्फ 28 ही सेम है। सिर्फ 28 ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों में आ रही है, तो इसका सार्वगुणज 28 हो गया। ठीक है, तो यही होता है सार्वगुणज। दोस्तों बी नंबर में है 8 और 24। हमने 8 और 24 का गुणज लिखा। 8 का पहले यहाँ पे गुणज लिख लिया, उसके बाद 24 का गुणज लिख लिया, और फिर हमें वो लिखना है जो कि इन दोनों में सेम आ रहा है। तो 24, 48 और 72 इन दोनों में है, इसीलिए हमने 24, 48 और 72 को यहाँ पे लिखा। ये तीनों जो है वो 8 और 24 का सार्वगुणज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 48 इसमें भी है और इसमें भी है, 72 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसलिए इसका सार्वगुणज 24, 48 और 72 हो गया। तो चलिए अब सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों सी नंबर का क्वेश्चन है 6, 21 और 27। तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा देखने में, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो 6 दी गई है, और फिर 21 और 27 इससे तो बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए हमें इसका सार्वगुणज निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर इसका सार्वगुणज आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे कीजिएगा। यहाँ पे हमने पहले 6 का गुणज लिखा।
6 का पहले यहाँ पे 10 तक गुणज लिख दिया है। और फिर 10 के बाद डायरेक्ट हमने 20 का गुणज निकाला, 20 का लिखा, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50, 60 और यहाँ पे 60 के बाद 63 का लिख दिया। उसके बाद फिर 21 का हमने क्या किया, 21 का भी हमने गुणज लिखा, 21 का 10 तक लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर लिखा 18 का गुणज, ठीक है। 18, ये जो 18 है ये हमने 21 को 18 से गुना किया तो 378 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इन 21 में भी अब 378 है और 6 में भी, 6 के गुणज में भी 378 आ गया है। और 27 का गुणज पहले हमने लिख लिया। उसके बाद हमने 27 गुने 14, यानी 27 को आप 14 से अगर गुना करेंगे तो 378 आ जाएगा। तो इस तरह लिखना है। तो इन तीनों का सार्व गुणज हो गया, इन तीनों का सार्व गुणज हो जाएगा 378। 78 के अलावा इसके और भी गुणज हो सकते हैं। अगर आप इसे आगे भी और गुना करते जाएंगे तो आपको और भी इसके गुणज मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 10 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन में है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पे 540, 440 और 420 दिया गया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये तो हमने पहले भी बनाया है। जब आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दिया गया हो तो आप इसका एलसीएम लेके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। 540 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 540 है। तो हमें पहले 2 से इसे विभाजित करना है। तो जब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4 और आ गया 270 आ गया। और फिर हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 135। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 27 आ गया। और फिर हम 3 से करेंगे तो 9 आ गया। फिर 3 से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 540 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 540 का गुणनखंड ये सभी है। और 440 का भी आपको इसी तरह से करना है। 440 का भी एलसीएम लेके आप उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और 420 का भी सेम इसी तरह से करना है। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 3.2 कंप्लीट हो चुका है। तो हम अगले वीडियो में 3.3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। एंड तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।